हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकेशन। देखिए बच्चों, चौथे चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। वैश्वीकरण के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में पढ़ा था, स्थानीय कंपनियों के बारे में समझा था। अब उससे आगे बात करते हैं बेटा कि वैश्वीकरण व्यापार एवं बाजारों का एकीकरण। इसके बारे में बात करते हैं कि भारत में पहले भी विदेशों के साथ व्यापार विभिन्न मार्गों से किया जाता था, जो हमने शायद हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर में पढ़ा था। रेशम मार्ग के बारे में, सिल्क रूट के बारे में, है ना, कॉर्न लॉ के बारे में, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। व्यापारिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तरफ आकर्षित हुई थी। विदेश व्यापार की वजह से किसी भी देश के उत्पादकों को बाहर के बाजारों तक पहुंच बनाने का मौका मिलता है। यानी विदेशी व्यापारों की वजह से ही एक छोटा व्यापारी विदेशों तक अपनी चीज़ों को पहुंचा पाता है। अब उत्पादक अन्य देशों से में भी अपने उत्पादन को आसानी से बेच सकते हैं, अन्य कंपनियों के साथ होड़ कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ऐसा विदेश व्यापार के कारण ही संभव हो पाया है। वर्तमान में दो देशों के उत्पादक कई मील दूर रहकर भी आपस में प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। जैसा अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये क्या है, यहाँ रहकर भी हम विदेश तक की चीज़ों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने और एकीकरण में सहायता देता है या सहायक है। वैश्वीकरण का अर्थ और उसको संभव बनाने वाले मुख्य कारक। अनेक देशों के बीच आपसी संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। उपरोक्त प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बीच में समझा देता हूँ। इसमें यह बता रहा है कि जो विदेशी कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, उनके निवेश की वजह से, उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा देश अन्य देशों के साथ या अन्य देश हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ पाए हैं वैश्वीकरण की स्थिति में। और जब हम एक दूसरे से संपर्क बनाने में जुड़ गए हैं तो बाजार एक के साथ दूसरे से रूप में जुड़ता चला जा रहा है। कुछ बात टिपिकल लगी, समझिए। निवेश की वजह से, जैसे हमारी कंपनी की कोई शाखा विदेश में खुल जाए और विदेश की कंपनी की कोई शाखा हमारे यहाँ खुल जाए, तो दोनों जगह की टेक्नोलॉजी हम सीख पाए। यानी वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आने से हम भी कुछ सीख पाएंगे, और हमारी कंपनी की शाखा वहाँ होगी तो वो भी हमसे कुछ सीख पाएंगे। साथ साथ टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ, निवेश का आदान प्रदान हुआ, और साथ ही साथ अपने माल को हम दूसरे तक पहुँचा पाए, दूसरे के माल को अपने देश में भी ला पाए। तो ये चीज़ें ही वैश्वीकरण है। इससे बाजारों में कंपटीशन बढ़ जाता है। विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का माध्यम व्यापार के अलावा लोगों का आवागमन भी हो सकता है। इस बात को समझते हैं। ये नीचे वही बात है जो अभी बता रहा था मैं, कि देखिए लोगों के आने जाने से भी क्या होता है, वैश्वीकरण बढ़ता है। आज हम विदेश में गए घूमने के लिए, वहाँ पर कोई चीज़ हमें पसंद आई और वहाँ पर हमने उस चीज़ को खरीद लिया। अब उसे यहाँ पर लेकर आए तो दूसरे लोग देखेंगे, वो कहेंगे यार ये वस्तु कहाँ से आई है, साहब ये मैंने अमेरिका से खरीदी, ये मैंने जापान से खरीदा। तो लोग उसको कोशिश करेंगे, जो ठीक ठाक परिवार के होंगे, पैसे वाले होंगे, ऑनलाइन खरीद लेंगे। तो इससे भी वैश्वीकरण बाजारों में एकता होती है एक दूसरे की। अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, सबसे बड़ा कारण तो बेटा औद्योगिकरण ही है। प्रौद्योगिकी में तेजी से उन्नति करना। उदाहरण के लिए परिवहन प्रौद्योगिकी में कुछ सालों में तीव्र वृद्धि हुई है। परिवहन प्रौद्योगिकी, जैसे आज माल को ले जाने की व्यवस्था बहुत कर्री बन गई है। आप देख रहे हो 10 मिनट में, कहते हैं ना, आधे घंटे पिज्जा, तो ये क्या है, सेवा क्षेत्र में आता है, परिवहन सुविधा है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का विकास करना। आज दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तीव्र गति से विकास कर रहा है। अब ये तो आप जानते हैं, इंटरनेट की दुनिया पूरा जाल बन गया है। भारत में विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश का उदारीकरण। तो उदारीकरण शब्द हमने बताया था कि जब कोई भी देश आयात व निर्यात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है या उसमें ढील नहीं देता है, वो उसका उदारीकरण कहलाता है। तो व्यापार पर कर लगाना व्यापार में बाधा उत्पन्न करता है। तो व्यापार में बाधा उत्पन्न होने के कारण देश की सरकारें विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती संबंधी निर्णय ले सकती हैं। भारत ने केवल मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम जैसी अनिवार्य वस्तुओं के आयात की अनुमति दी है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। भारत ने वर्ष 1991 से वैश्विक उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने पर जोर दिया था। इसमें प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भी सहयोग प्रदान किया। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में आने वाली बाधाओं का अंत करने की कोशिश की गई।
जिससे विदेशी कंपनियां आसानी से अपने कारखाने लगा सकें। कि भाई भारत सरकार ने उनको छूट दी कि आप आइए हमारे यहाँ कंपनियां स्थापित कीजिए, लेकिन उनको जो वास्तविक रूप में लगती है कि ये हमारे देश में रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, साथ साथ बहुत ज़रूरी सेवा भी है। किसी भी देश की सरकार द्वारा अवरोधों या रुकावट या प्रतिबंधों को हटाने की व्यवस्था की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उदारीकरण। मैंने अभी बताया था, वही बात है। व्यापार में उदारीकरण से व्यापारियों को निर्णय लेने की शक्ति मिल जाती है। सरकार व्यापार निर्णय में कम हस्तक्षेप करती है, इसलिए उसे उदार कहा जाता है। यानी व्यापारी वर्ग आपस में फैसले ले पाते हैं क्योंकि सरकार को उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। ठीक है ना बेटा, इसलिए इसे उदारीकरण कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि निवेश और व्यापार पर किसी भी तरह का प्रतिबंध हानिकारक हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि ना तो एक दूसरे, देखो उपभोक्ता वाला पार्ट जो हम पढ़ेंगे 5वां, उसमें आप सीखेंगे कि जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे, विकल्प नहीं होंगे चीज़ों के, तो हमें मजबूरी में वही चीज़ खरीदनी पड़ेगी। जब ऑप्शन ज़्यादा होंगे तो उसकी गुणवत्ता जांच सकते हैं, उनकी कीमत जांच सकते हैं, टेक्नोलॉजी जहाँ से बनकर आई है उसको भी समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए प्रतिबंध जरूरी नहीं है। जो ज़रूरत की चीज़ें उन पर से प्रतिबंध हटा देना चाहिए। इसलिए देशों को मुक्त व्यापार को अपनाना चाहिए। भाई एक दूसरे के देश के साथ व्यापार करो लेकिन नुकसान ना करो। विश्व के लगभग 160 देश या राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यह संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। इस संगठन ने विकासशील राष्ट्रों के व्यापार बाधाओं को हटाने के लिए कई प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में कृषि उत्पादों के व्यापार पर होने वाले बहस के मुद्दे। अब आता है वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत में वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रभाव नजर आते हैं कि वैश्वीकरण से शहरी लोगों को अधिक लाभ हुआ है। शहरी लोगों को अधिक लाभ हुआ है, विशेष रूप से धनी व संपन्न लोगों को। आज उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज बाजार में जाएं, एक मोबाइल खरीदने के लिए अपनी जेब में आप फिक्स रहे पैसा नहीं ले जा सकते। जितना आपके पास पैसा है वैसा मोबाइल ले लीजिए, जितना आप पर कम पैसा है वैसा भी मोबाइल ले लीजिए। उपभोक्ता गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमतों पर ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो बन रहा है ना, मोबाइल से बन रहा है, तो अब मुझे 70-80 हज़ार रुपये कब खर्च करूँगा? जब मेरी इनकम होगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे खर्च करना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है, अब मैं कम पैसे में भी अपनी वही व्यवस्था चला रहा हूँ। ठीक है ना, तो यही वो समझाना चाह रहा है कि ऑप्शन है आपके पास अगर वैश्वीकरण से बाजार झुकते हैं एक दूसरे के सामने। तो वर्तमान में कई मध्यम वर्ग के लोग संपन्न जीवन शैली जीने लगे हैं। उत्पादकों तथा मजदूरों द्वारा वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। पिछले 20 सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत में निवेश करना लाभकारी रहा है और वैश्वीकरण की वजह से विनिर्माण की लागत कम हुई है और कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिससे बहुत सी भारतीय कंपनियों को भी लाभ हुआ है। वैश्वीकरण ने कुछ भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने का अवसर प्रदान किया है। वैश्वीकरण ने सूचना व संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए अवसरों का नया द्वार खोल दिया है। इसमें भारत द्वारा विदेशी कंपनियों के लिए पत्रिका का प्रकाशन, कॉल सेंटर की सेवाएं उपलब्ध कराना मुख्य रूप से शामिल है। क्योंकि कॉल सेंटर सेवा इसलिए जरूरी है कि अगर कोई समस्या होती है तो उसका निस्तारण हो सके, अपनी शिकायत कर सकें लोग प्रोडक्ट से संबंधित। और पत्रिका ये किस प्रकार का प्रोडक्ट है उसकी मतलब एक कोटेशन तो होनी चाहिए। अब आता है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए लोगों के बीच संघर्ष। वैश्वीकरण का अधिक लाभ शिक्षित, कुशल व अधिक संपन्न लोगों को मिला, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो वैश्वीकरण के लाभ से वंचित रहा, यानी वो मजदूर वर्ग है बेटा, वो मजदूर वर्ग में ही रह गए। वैश्वीकरण का लाभ सभी लोगों को समान रूप से हो, इसमें सरकार की भूमिका अहम हो सकती है। सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलने वाली नीतियां सरकार बना सकती है कि जैसे कौशल वैसा दाम। छोटे कारीगरों व मजदूरों को प्रतिस्पर्धा में शामिल करने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार सहयोग प्रदान कर सकती है, ऋण के रूप में कर सकती है। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के साथ कुछ समझौते किए जा सकते हैं। आंदोलन और जन संगठन में भी बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से वर्तमान में सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। लिए तो गए हैं, योजनाएं चल रही है, PMKY वगैरह है,
है ना, कुशल भारत कौशल भारत के नारे हैं, वो प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आप कुशल हैं, सक्षम हैं, तो ये हम प्रमाणित करते हैं कि आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ आपको जॉब मिलेगा, आपको आपकी कुशलता के आधार पर जॉब मिलेगा, आप अपना रोजगार भी खोल सकते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।